हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का आज आखिरी अध्याय पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता के बारे में, जो कि अध्याय 8 आपका होने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथी आज का क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देर करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आनुवांशिकता के बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। पहले देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी माता पिता से जो होती है वो दूसरी पीढ़ी संतानों में वंशागत होते हैं, आनुवांशिक लक्षण अथवा विशेषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषक कहलाते हैं। तथा आनुवांशिक लक्षणों के लिए पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागत कहलाती है। ये तो रहा छोटा सा एक परिचय। अब आगे देखते हैं, अपनी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं बिना देर करते हुए। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा मेरे साथी। देखिए अब आपका टॉपिक आता है कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय। तो यहाँ पे देखिए पूर्ववर्ती पीढ़ी में इससे वंशागत संतति को एक आधारित शारीरिक अविकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षण पाई जाने वाली और असमानताएं या अंतर जिसके कारण वह एक दूसरे से अलग लगते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से कैसे लगते हैं? अलग लगते हैं, विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति भी जाति विकास नहीं कर सकता है। जो विभिन्नताओं की अनुपस्थिति होती है इसके भी जाति विकास नहीं कर सकता है। ऐसा होने पर उसे जाति के सभी सदस्य समान होंगे। ऐसा इस स्थिति में उसके जो जाति के सदस्य होंगे वो सभी कैसे होंगे? समान होंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। अगली टॉपिक है आपकी आनुवांशिकता, जिसको हमने अभी हेडिंग देखा है। तो आनुवांशिकता क्या होती है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवांशिक समानताओं और असमानताओं एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है या फिर कहलाती है। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम वेटसन ने 1906 ईस्वी में किया था। ये है आपका आनुवांशिकता का परिचय जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे साथी, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। और देखिए सबसे बड़ी जरूरी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा कि वंशागत का लक्षण क्या होता है। वंशागत तो जीवों के विभिन्न लक्षण बाह्य एवं आंतरिक उसके जननिक पदार्थ में स्थित सूचनाओं के ही परिणाम हैं। यह सूचनाओं डीएनए में जीन्स के रूप में जीन जो होते हैं जीन के रूप में उपस्थित रहती है। डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। विभिन्न जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी इन सूचनाओं का स्थानांतरण युग्मकों के रूप में होता रहता है। जो जीन्स आपके होते हैं, जो जीन होते हैं, जीन की सूचनाओं के प्रकृति कारण से ही विभिन्न लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इन्हें वंशागत लक्षण भी कहा जाता है या फिर वंशागत लक्षण भी कहते हैं। जैसे कि ऊंचाई हो गया, त्वचा का रंग हो गया, 2 प्रकार के कर्ण हो गए, पलन आदि। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। आनुवांशिकी की शब्दावली क्या है? आनुवांशिकी की शब्दावली। तो इसमें नंबर 1 हेडिंग पहला पड़ा है मेरे साथी। ये आपका मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पूछने के लिए। अभी मेंडल के नियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब हमें जान लेना जरूरी है। इस समय हम लोग कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन, और रिवीजन में हमें हर एक चीज़ को सरसरी नज़र से देखना जरूरी होता है। तो जीन या कारण, तो मेंडल के अनुसार
क्या है, मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों द्वारा होती है। ये मेंडल के अनुसार है, ठीक है। आधुनिक आनुवंशिकी में इन्हीं कारकों को जीन कहा जाता है। जो आपके निर्धारकों को जो होता है, यही आनुवंशिकी में कारकों को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथी? जीन, ठीक है। यहाँ पे जीन ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ। अगली आपकी हेडिंग है युग्म विकल्पी अथवा एलीलोमार्फ। युग्म विकल्पी अथवा एलीलोमार्फ ये क्या होता है? तो एक ही विप्रयासी लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीव को युग्म विकल्पी कहते हैं या फिर युग्म विकल्पी जीव भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपको देख रहे समयुग्मनजी तथा विषम एवं विषम युग्मनजी क्या होता है। समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी पर आपको क्वेश्चन देखने को कई बार मिले हैं मेरे साथी, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब एक विप्रयासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन जो होते, दोनों जीन एक ही प्रकार के हों तो इसे क्या कहेंगे? समयुग्मनजी कहते हैं। जो अब एक ही प्रकार के जो जीन होते हैं उसे समयुग्मनजी कहते हैं। और क्या होता है, जब विप्रयासी लक्षण क्या होते हैं? विप्रयासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग, क्या दोनों जीन अलग अलग हों तो क्या होता है? विषम युग्मनजी कहलाता है। सम युग्मनजी एवं विषम युग्मनजी यही होता है मेरे साथी। चौथा हेडिंग आपको देखने को मिल रहा होगा शुद्ध जाति के बारे में, ठीक है। शुद्ध जाति ऐसे पादप जो समान लक्षण वाले पादपों से उत्पन्न होते हैं वे शुद्ध जाति के पादप कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? शुद्ध जाति के पादप कहलाते हैं। इसमें लक्षणों के कारक अथवा समयुग्मनजी होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल आर है तो स्मॉल आर है। अगर बात किया जाए कैपिटल टी की तो ये आपका शुद्ध लंबा होता है और स्मॉल टी जो है ये आपके शुद्ध बौना होता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए नंबर 5वां है इसी में लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप में क्या होता है मेरे साथी कि लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण जैसे आकार, आकृति, रंग एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। जीन प्रारूप जीव के जीनी संगठन को व्यक्त करता है। ये क्या करता है? जीनी संगठन को व्यक्त करता है। अब इसी में देखिए आपका जो 6 नंबर का हेडिंग है प्रभावी एवं अप्रभावी, आपको देखने को मिलता होगा, ये क्वेश्चन आता भी है और ये पूछा गया। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ये टॉपिक लगभग में हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है प्रभावित लक्षण कहलाता है या फिर प्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। प्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए पादप का लंबापन, जो पादप का लंबापन होना, पुष्प का लाल रंग आदि वह लक्षण जो केवल समयुग्मनजी स्थिति में प्रदर्शित होता है तथा विषम युग्मनजी की अवस्था में अपने आप ही प्रदर्शित नहीं कर पाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए बौनापन, पुष्प का सफ़ेद रंग आदि। इस प्रकार से प्रभावी और अप्रभावी को हम स्पष्ट करेंगे, ठीक है मेरे साथी। क्वेश्चन आएगा कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को स्पष्ट कीजिए या फिर प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण की डिफिनेशन लिखिए। कुछ कई प्रकार से आपको क्वेश्चन इसी में घुमा के देता है मेरे साथी। अगर आप देखो कि प्रभावी और अप्रभावी आती है तो आपको यही लिखना है, बस अदर चीज़ आपको कोई दूसरा चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। संकरण के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी कई बार देखने को मिलेगा आपको। अगर हो सकता है तो इस बार भी आपको देखने को ये मिलेगा, लेकिन इस समय हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ ही, आपको पता है।
कई ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठा के आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम भूल जा रहे हैं कि हम क्या पढ़े हैं, क्या उससे हमें नहीं मतलब है, हम अब क्या पढ़ रहे हैं हमें इस बात से मतलब है। ठीक है मेरे साथी, तो देखते हैं कि जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को, या फिर इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और इसके उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या करते हैं, संकर कहते हैं। जैसे कि शुद्ध लंबे, जैसे हमने कहा था ना टी कैपिटल टी होता है शुद्ध लंबा, तथा शुद्ध बौना स्मॉल टी पादपों को क्रॉस करने का संकर लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी पादप प्राप्त होता है। जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर इस दोनों के संकरण कराएंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों मिलेगा। जैसे कि अगर कोई लंबा व्यक्ति है और एक बौना व्यक्ति है, अगर लंबा और बौने व्यक्ति के मध्य संकरण या निषेचन कराया जाए तो उसका जो संतति उत्पन्न होगा वो न ज़्यादा लंबा होगा और ना ही वो ज़्यादा छोटा होगा, उसकी पीढ़ी क्या होगी, मध्यवर्गीय होगी। ठीक है, चलिए मेरे साथी 8वां टॉपिक आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए मेरे साथी, आप लोग इसे, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपनी कॉपी पे पूरी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कॉपी पे लिखने के पश्चात आप लोग एक बार रट्टा मारिए या कुछ भी कीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, तो रट्टा मारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस क्या होता है, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों और उसके किसी भी एक जनक के बीच होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू टी टी है, मतलब कि इसको मेरे साथी अगर मैं बता दूं तो जब मैं पढ़ रहा था 12th में तो इसको हम टट्टी के नाम से पढ़ते थे, कि टीटी नहीं टट्टी, तो इस बात से मुझे ये याद होता था। ठीक है, तो ये बात शायद आपको भी टट्टी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका नवा हेडिंग देखिए, परीक्षण संकरण क्या है, टेस्ट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी संकर संकरण समयुग्मनजी अप्रभावी जीन के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति संकर लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी आपका होगा, तथा शुद्ध बौने जो पादप होते हैं स्मॉल टी तो के मध्य संकरण, इस संकरण में बनने वाली संतानों में सदैव 1:1 का अनुपात पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय में आएगा, ये बहुविकल्पीय में आएगा। ठीक है, कितने पाए जाते हैं, तो 1:1 का। नंबर 10वां देखिएगा मेरे साथी, 10वां नंबर क्या है कि F1 पीढ़ी के बारे में जानते हैं। तो क्या है, पौत्रिक यानी कि पुराने अपने पिता की पीढ़ी वाली पौत्रिक पीढ़ी P के बीच संकरण कराने से प्राप्त पीढ़ी प्रथम संतानीय पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रथम संतानीय पीढ़ी कहलाती है। और इसी में 11वां देखिए, F2 पीढ़ी क्या होती है कि प्रथम संतानीय पीढ़ी से प्राप्त जीवों के स्वसंकरण से प्राप्त पीढ़ी द्वितीयक संतानीय पीढ़ी कहलाती है। क्या मेरे सभी विद्यार्थियों को इतना बात समझ में आया मेरे साथी? अब बिना देर करते हुए सेशन को लाइक करके तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं कि लक्षणों की वंशागति के नियम, अर्थात इसमें मेंडल का क्या योगदान रहा लक्षणों की वंशागत के नियम में। लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये वाला इमोजी, जरा रेड वाला जैसे होता है ना रेड, तो ये वाला इमोजी जरा सेंड करके बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारी है कि लक्षणों की वंशागति के नियम
मेंडल भैया जिंदाबाद। मेंडल का क्या योगदान है तो आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया के पादरी गेगर जान मेंडल, इनका नाम भी अजीब सा है, पादरी गेगर जान मेंडल को आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अगर पूछ ले कोई बहुविकल्पी में आता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो पादरी गेगर जान मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पादप पर संकरण संबंधी अनेक प्रकार प्रयोग किया था। अगर पूछ लिया जाए कि मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवांशिकी की खोज किसमें की थी, तो मटर के प्रयोग में मटर पे की थी, मटर के बीज पे, ठीक है। इन्होंने इस पादप में 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। सन 1900 में मेरे भाई 1900 में हाईलैंड के ह्यूगो डी विर्जन जर्मनी के कार्ल कारेंस तथा ऑस्ट्रेलिया के एरिक वान शेरमार्क ने मेंडल के नियमों की पुष्टि की थी। यह वैज्ञानिकों का नाम है मेरे साथी, ये जो वैज्ञानिक जो थे ये लोगों ने ही क्या किया था, मेंडल के नियमों की पुष्टि की थी। नंबर 1 पे देखिएगा कि एक संकर संकरण क्या कहलाता है। एक संकर संकरण के लिए तैयार है क्या, आप सभी फटाफट बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे एक संकर संकरण क्या होता है, एकाकी लक्षणों की तुलनात्मक या विपर्यासी लक्षण प्रारूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण कहते हैं। इसके लिए मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों का चयन किया। इस संकरण से 2 नियमों का विकास हुआ। इस संकरण से इन्होंने क्या किया, 2 नियमों का विकास किया। पहला नियम है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम, ठीक है। 1 मिनट भैया चलिए, तो प्रभाविता का नियम आपको आता है 100%। ये प्रभाविता का नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि जो लक्षण हमें दिखाई दे उस लक्षण को हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण पीढ़ी के संतानों में प्रदर्शित नहीं होते हैं वह अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बौने के साथ बौने की क्रॉस कराएंगे तो बौना ही तो उत्पन्न होगा, लेकिन अगर एक बौना शुद्ध बौना हो, एक शुद्ध लंबा हो, तो उसके साथ कराएंगे तो एक लक्षण आपको दिखाई देगा, ना ही वो बौना होगा ना ही वो ज़्यादा लंबा होगा। क्या ये बात मेरे सभी साथियों को समझ में आया? यही होता है प्रभाविता का तथा अप्रभाविता का नियम, ठीक है। इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। नंबर 2 देखिए, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम क्या होता है। पृथक्करण एवं युग्मकों के शुद्धता का नियम, इस नियम के अनुसार एक जोड़ी के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। और एक युग्मक में जीन युग्म का एक जीन ही पहुंचाता है। इससे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। और पृथक्करण या फिर इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम तो आप जानते ही हैं कहा जाता है। पृथक्करण के नाम से भी आ जाता है कि पृथक्करण का नियम लिखिए, या फिर आ जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम लिखिए। तो बात एक ये मेरे साथ ही विशेष ध्यान रखिएगा इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्रभाविता और पृथक्करण के नियम के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विसंकर संकरण क्या होता है, आइए देखते हैं कि द्विसंकर संकरण मेंडल ने बाद में एक ही समय पर 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के प्रयोगों का व्यवहारिक अध्ययन किया, जिसे
द्विसंकर संकरण कहा, जिसे इन्होंने क्या कहा, द्विसंकर संकरण कहा। मेंडल ने जब गोल बीज वाली, पीली बीज वाले पत्र आर, कैपिटल आर और आपको कैपिटल वाई भी दिख रहा होगा, ये दो प्रकार के दो हैं, ठीक है। क्या है, एक है गोल बीज और एक पीले बीज है, ठीक है। वाले पादपों में झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले, ये जो आपके स्मॉल आर और स्मॉल वाई दिखा रहे हैं, डबल वाला दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वाले पादपों को F1 के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी के केवल गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न हुए। इस पादपों में स्वपरागण कराने पर उन्हें चार प्रकार का संयोजक प्राप्त हुआ। नंबर 1 संयोजक में देखिएगा क्या है, 4 प्रकार का संयोजक क्या क्या प्राप्त हुआ। नंबर 1 पे है पादप गोल बीज तथा पीले बीजपत्र युक्त 315 पाया गया था, ठीक है। अब देखिए नंबर बी में क्या है, पादप गोल बीज तथा हरे बीजपत्र युक्त 108 मिला था मेरे साथी, और पादप झुर्रीदार बीज तथा पीले बीजपत्र युक्त 101, और पादप झुर्रीदार बीज तथा हरे बीजपत्र युक्त 32। ये थे आपके 4 जब प्रकार के संयोजन उन्होंने जो पाया था, ये 4 प्रकार के जो चारों संयोजन। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि जब मेंडल ने क्या किया था, द्विसंकर संकरण पहले लिखिए, या फिर ये भी कह सकता है कि मेंडल के अनुसार द्विसंकर संकरण के मध्य जो स्वपरागण कराने पर 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त होते हैं उनका नाम लिखिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। अगला हेडिंग है आपका स्वतंत्र अभिवन का नियम, जो कि आपके लिए पता है कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अभिवन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों की, जो जनक होते हैं, जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग बनाते हुए संतानीय पीढ़ियों में जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका रहा स्वतंत्र अभिवन का नियम। अब देखिए कि लक्षणों की अभिव्यक्ति क्या होती है। लक्षणों की अभिव्यक्ति डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉहानसन ने किया था, ठीक है। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। वंशागत की क्रियाविधि क्या होती है? तो वंशागत की क्रियाविधि प्रत्येक जीव में जीन या गुणसूत्र द्वारा लक्षणों की वंशागति होती है जो उन्हें जनक के प्राप्त होते हैं। जो क्या किससे प्राप्त होते हैं? जनक से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा के अगुणित युग्मक परस्पर समेकित या समाहित या समेकित होकर द्विगुणित जीव का निर्माण करते हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में लक्षणों के जीनों की 2 प्रतियां होती हैं। क्या होती है? प्रतियां होती है। जनन के समय ये 3 प्रतियां अगुणित जनन कोशिका में पृथक पृथक होकर चली जाती हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहती है, ठीक है। वंशागत की क्रियाविधि ये है। अगर पूछ देता है क्वेश्चन में लिख देगा कि वंशागत की क्रियाविधि लिखिए, तो आपको केवल इतना ही सिंपल सा चीज़ लिखना है। आपको जितना नंबर का होगा पूरा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है मेरे साथी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। और अगली टॉपिक आपके समक्ष बहुत शानदार है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है या फिर लिंग निर्धारण क्या है। तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या फिर मादा होगा। ये होता है लैंगिक
लिंग का निर्धारण से ये पता चलता है कि नर होगा कि मादा होगा। अब बात आती है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है मेरे साथी। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए तो मनुष्य की कोशिकाओं में 46 जोड़ी गुणसूत्र आपको उपस्थित होते हैं, सबको पता है, जिसमें से 22 जोड़ी नर तथा मादा दोनों के समान होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी होते हैं। अतः इन्हें ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। स्त्री में 23वां जोड़ी समयुग्मंजी XX गुणसूत्रों वाला होता है, किंतु पुरुषों में 23वें जोड़ी के गुणसूत्र क्या होते हैं? विषम युग्मंजी होते हैं, जो X और Y दोनों होते हैं। यह जोड़ा मानव में लिंग का निर्धारण करता है। इन्हें हेटेरोसोम्स कहते हैं। इन्हें क्या? हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं, या एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये 3-4 नामों से जाने जाते हैं मेरे साथी। और X गुणसूत्र बड़ा क्या होता है? X गुणसूत्र बड़ा तथा Y गुणसूत्र छोटा होता है। क्या ये बात समझ में आई? मनुष्य में लिंग निर्धारण। थैंक यू। तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है मेरे साथी। कैसा लगा आप आज का क्लास जरा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आज का रिवीजन यही था, और आज के रिवीजन के साथ आपके आनुवांशिकता के साथ चैप्टर बायोलॉजी का क्या है, बायोलॉजी का रिवीजन समाप्त होता है। अब हम केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे मेरे साथी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से मैं तैयारी खराब चल रही है। PDF के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि PDF में जो मिलेगा आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, और आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आपको इसमें लिखने में आसानी होगी। ठीक है मेरे साथी। तो इस सेशन को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करके, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक बार SW जरा टाइप कर दीजिएगा। क्या? SW, ठीक है, ताकि साइंस वाला फाउंडेशन आप सभी के लिए एक नया फाउंडेशन है, और जो नया फाउंडेशन है आप सभी के लिए बेहतर करना चाहता है, बिल्कुल फ्री में मेरे साथी। तो मेरा साथ दीजिए, और आप सबका भरोसा लाइक कर दिए होंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब बाय बाय, टाटा।